हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में बहुत ही न्यूज चैनल्स में भी ये छाया हुआ था और इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली लॉबी कर रहा है अपने आप को इस ग्रुपिंग का मेंबर बनाने के लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोवर्सी क्या थी और इससे रिलेटेड यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, और उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप सभी को भी पता है कि हाल ही में ही चंद न्यूज चैनल्स पर बीजेपी के दो प्रवक्ताओं ने जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ चंद डेरोगेटरी कमेंट्स इस्तेमाल किए हुए थे, तो उससे रिलेटेड पूरा बवाल मच चुका हुआ था। कई गल्फ नेशंस ने जो है जिनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे, उन्होंने भी ऑफिशियली अपनी नाराजगी जताई हुई थी। इस पूरे टाइम फ्रेम में जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बहुत ही उभर कर आ रहा था, उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रांगली इसे कंडेम किया हुआ था। लेकिन एग्जैक्टली क्वाइट ऑपोजिट टू दैट, इंडिया ने इसे अनवारंटेड और नैरो माइंडेड कहकर उनके कमेंट्स को जो है वो रिजेक्ट किया हुआ था और बीजेपी ने अपने उन दो प्रवक्ताओं को सस्पेंड भी किया हुआ था और गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ था कि वो फ्रिंज एलिमेंट था, वो भारत सरकार के व्यूज बिल्कुल भी नहीं थे। तो उसी से रिलेटेड आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है क्या, इतना इंपॉर्टेंट इसे क्यों माना जाता है और इंडिया क्यों लॉबिंग कर रहा है इसमें मेंबरशिप के लिए। मूविंग अहेड, अगर इन शॉर्ट अगर मैं कह सकूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है क्या, तो ये कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इसे कहा जाता है। अगर मैं एक टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करूं, उम्मा इज एक्चुअली अरबिक वर्ड विच मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी। तो दुनिया भर में जहां कहीं पर भी मुसलमान हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं, वो सभी कलेक्टिवली एक वॉइस बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इतना पावरफुल और इतना इंपॉर्टेंट इसे क्यों माना जाता है, क्योंकि यूएन के बाद सबसे ज्यादा मेंबरशिप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में है। लगभग 57 स्टेट्स, यहाँ पर 57 कंट्रीज या फिर 57 नेशंस जो है इस ग्रुपिंग का हिस्सा है। तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडीज। तो ये करता क्या है, जैसे कि अभी हमने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड का ये वॉइस बनने की कोशिश करता है, तो जहां कहीं पर भी दुनिया भर में मुसलमान हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड नॉट जस्ट मुस्लिम्स, बाकी के इंसानों में भी इंटरनेशनल पीस और हार्मनी लाने के लिए ये कोशिश करता है, लगातार उसी में जुटा हुआ होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम थोड़ा बहुत इसके जर्नी को ट्रेस करें तो सबसे पहली बार एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था मोरक्को या फिर मर्राकेश जिसे हम कहते हैं, राबात की सिटी में हुआ था फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। इस इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की दो खासियतें थी। ये सितंबर 1969 में हुआ था। 1968-67 अगर हम बात करें तो यही वो टाइम फ्रेम था जब जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा जो मॉस्क है, वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट साइट जिन्हें कहा जाता है मुसलमानों के लिए, तो वहां पर एन एक्ट ऑफ आर्सन किया गया था, यानी कि वांटेडली वहां पर डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी। और अरब इजराइल वॉर चल रहा था 1967 में, तो मिडिल ईस्टर्न नेशन बहुत बुरे वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें एक अगर मैं अगेन आसान भाषा में कह सकूं तो उन्हें एक रोप नहीं मिल रहा था कि वो पकड़कर उसे क्लिंच कर सके, यूनिटी अगेन उनके बीच ला सके। तो एट दिस क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम मर्राकेश या फिर मोरक्को में यह पहला इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर यह डिसीजन लिया गया था कि जब तक मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइटेड रहेगा वो अपनी बात मिलकर आगे रख सकेगा। तो इसी मर्राकेश के कॉन्फ्रेंस को या फिर इसी फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस को आप ट्रेस कर सकते हैं, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का आइडिया जो है वो बर्थ लेता है और यहीं पर उसका एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। एंड सिंस 1969 बहुत ही एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन चल रहा है। और लगभग 1970 में एक साल बाद जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज अगेन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जितने भी मेंबर नेशंस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है इस समिट में आते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। तो 1970 में फर्स्ट इस तरीके का इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ था जिद्दा सऊदी अरेबिया में, और वहीं पर डिसीजन लिया गया था कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा ओआईसी का, और एज ऑफ नाउ ओआईसी का परमानेंट सेक्रेटेरिएट वो जिद्दा सऊदी अरेबिया में ही है। और उसे एक सेक्रेटरी जनरल भी जो है इलेक्ट करने की बात वहां पर की गई थी, जिनके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे।
एंड गोइंग अहेड, चार्टर की तो बहुत ही जरूरत है जो प्रिंसिपल्स, एम्स, एस्पिरेशंस देता है। तो पहली बार इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का चार्टर जो था वो 1972 में साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, थर्ड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जब चल रहा था। तो इसी चार्टर के तहत हमने ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स जो कुछ भी इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो कोई भी फंडामेंटल पर्पसेस जिसके लिए बनाया गया है, वो सभी क्लियरली यहाँ पर चार्ट डाउन किए हुए थे। किस तरीके से हम मेंबर स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, सॉलिडारिटी को एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। और लगभग पिछले 40 साल में अगर हम देख सके तो इनिशियली 30 मेंबर्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से 57 मेंबर स्टेट्स जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर बन जाते हैं। और जो कि ये 21st सेंचुरी के पहले ही 1969 मतलब 21st सेंचुरी के पहले 20th सेंचुरी में ही, लेकिन जैसा ही 21वीं सदी आ गई तो 21st सेंचुरी के नीड्स और नेसेसिटीज अलग थे, कई चैलेंजेस मुस्लिम वर्ल्ड वहां पर फेस करने वाला था। तो थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो है इस्लामिक समिट का मक्का, जो कि सबसे होलीएस्ट प्लेस मानी जाती है मुसलमानों की सऊदी अरेबिया में, तो दिसंबर 2005 में मक्के में थर्ड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन रखा गया था। तो वहां पर इन सभी 21वीं सदी के 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए डिस्कशंस वहां पर किए गए थे। और उसी से रिलेटेड 10 इयर्स का प्लान जो है वो एक्सेप्ट किया गया था 2005 से लेकर 2015 तक। और उसी बीच 2008 में विच इज ऑन 13th एंड 14th मार्च 2008 11th इस्लामिक समिट चल रहा था डाकर सेनेगल में। तो वहां पर नया चार्टर जो है वो फिर से अडॉप्ट किया गया था, यानी कि 21वीं सदी में किस तरीके से इस्लामिक नेशंस एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी, हार्मनी के साथ कोऑपरेट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर मेजर डिस्कशंस किए गए थे। तो पहली बार ओआईसी फ्यूचर इस्लामिक एक्शन जो था 21वीं सदी के रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो यही डाकर सेनेगल में अडॉप्ट किया गया था इन द 11th इस्लामिक समिट। एंड मूविंग एट, जैसे कि मैंने कहा कि मक्का 2005 में जब 21वीं सदी के लिए मुस्लिम वर्ल्ड को प्रिपेयर करने की बात की गई थी, तो एक ब्लूप्रिंट बनाया गया था, 10 साल का एक्शन प्रोग्राम लाया गया था, जो कि 2015 में रिसेंटली कंक्लूड हुआ। और उसके बाद अगेन इफेक्टिवली नेक्स्ट डिकेड के लिए भी 2016 से लेकर 2025 के लिए एक और ब्लूप्रिंट एक्टिव प्लान जो है एज ऑफ नाउ, जिसे OIC 2025 कहा जा रहा है, उस न्यू प्रोग्राम का एज ऑफ नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो फुल फ्लेज्ड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर 18 प्रायोरिटी एरियाज हैं विद 107 डिफरेंट गोल्स। एंड मूविंग एट जन प्रायोरिटीज एरियाज अगर हम बात कर सकें, अभी जैसे कि ब्लूप्रिंट साइन किया गया था, तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हम काम करेंगे। पैलेस्टीन का इश्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, मॉडरेशन, कल्चर एंड इंटरफेथ हार्मनी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक्सेट्रा, ऐसे चंद मेजर प्रायोरिटी के एरियाज जो है वो रखे गए थे। मूविंग एट मेंबर नेशंस की और ऑब्जर्वर्स की बात करें तो लगभग 57 जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो सभी लगभग इसका हिस्सा हैं बच्चों। तो 57 मेंबर्स नेशंस हैं और आउट ऑफ 57 56 जो है वो यूएन के भी मेंबर्स हैं। पैलेस्टीन इकलौता ऐसा कंट्री है जो यूएन का मेंबर नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का वो एक्टिव मेंबर है। एंड पाकिस्तान हैज बीन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल यहां पर प्ले करता है। दो कंट्रीज जो बहुत ही डोमिनेट इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं, एक सऊदी अरेबिया और दूसरा पाकिस्तान। और ऑब्जर्वर स्टेटस का भी यहां पर अगर हम बात करें तो बोस्निया हर्जेगोविना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नॉर्थर्न सिप्रस, थाईलैंड और रशिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। और चंद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, पहला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यूएन लीग ऑफ अरब स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इवन यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत ही इंटरेस्टेड है इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए। मूविंग अहेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, चंद इंपॉर्टेंट से ऑर्गन्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इस्लामिक समिट। ये दरअसल लार्जेस्ट मीटिंग भी मानी जाती है, जो कि ये 57 मेंबर कंट्रीज के जो किंग्स हैं या फिर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जो कोई भी मेंबर स्टेट के हेड हैं, वो सभी यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं। हर 3 साल में एक बार ये इस्लामिक समिट होता है और बहुत ही क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि फर्दर पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस और आने वाले 3 साल के लिए गाइडेंस जो है वो इसी इस्लामिक समिट्स में हमें देखने को मिलता है। चार्टर में क्या कुछ हमारे गोल्स थे, कितना हमने अचीव किया हुआ है और आने वाले 3 साल तक क्या क्या एजेंडा होगा, वो सभी दरअसल इसी इस्लामिक समिट में डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट मैंने रखी हुई है। पहला समिट जो था वो सितंबर 1969 मोरक्को में हुआ था, रबात, जहां पर OIC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेकंड जो है पाकिस्तान लाहौर में हुआ था, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। और फर्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट जो था वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ था 1997 में। सेकंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट कतार दोहा में हुआ था एंड थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट सऊदी अरेबिया मक्का में हुआ था।
एंड सिमिलरली रिसेंटली 8th एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट जो था वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ था, और आखिरी जो 14th समिट था, समिट ऑफ इस्लामिक समिट जो था वो 31 मई 2019 सऊदी अरेबिया मक्का सिटी में हुआ था। एंड फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट या फिर समिट जो थी वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई थी रिसेंटली ऑन 22 मार्च 2022। और इस्लामिक समिट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बॉडी यहां पर है तो एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। जितने भी ये 57 मेंबर नेशंस हैं उन सभी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स यहां पर आते हैं, हर साल एक बार एटलीस्ट वो मीट करते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि इस्लामिक समिट में जो उनके लीडर्स ने जो कुछ भी गोल्स एजेंडास दिए हुए थे वो कितने इफेक्टिवली हमने फुलफिल किए, किस तरीके से काम वगैरह जा रहा है, वो सभी यही डिसाइड करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जद्दा सऊदी अरेबिया में, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की तरह काम करता है, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट से डिसीजन लिए गए हो, जो अबो दो इंपॉर्टेंट बॉडीज थे इस्लामिक समिट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल, ये दोनों ने जो कुछ भी डिसीजंस लिए हो उसे एग्जीक्यूट करने का काम यही परमानेंट सेक्रेटेरिएट करता है। और परमानेंट सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ही जो है इलेक्ट करते हैं सेक्रेटरी जनरल को हर 5 साल के लिए एक बार, और ये एक ही बार रिन्यू हो सकता है। और यहाँ पर जो डिस्कशन किए जाते हैं या फिर जो शेयर किया जाता है कि किसे किसे कहाँ से इलेक्ट होगा, तो मेंबर स्टेट्स के बीच ही किया जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल जैसा कि इक्विटेबल ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, रोटेशन के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी मेंबर्स को 57 मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये सभी को मद्देनजर रखते हुए काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हर 5 साल में एक बार सेक्रेटरी जनरल को चूज करते हैं। तो एज ऑफ नाउ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन चैड, रिपब्लिक ऑफ चैड के एक डिप्लोमेट हैं, बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट हुसैन ब्राहिम ताहा, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। तो ताहा साहब एज ऑफ नाउ सेक्रेटरी जनरल हैं ओआईसी के, जिन्होंने नवंबर 2020 को चार्ज लिया हुआ था। और उनसे पहले सऊदी अरेबिया के एक पर्सनैलिटी थे डॉक्टर यूसुफ अहमद अल उथमाइन साहब, तो उनसे जो है एज ऑफ नाउ हुसैन ब्राहिम साहब ने सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट लिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं ओआईसी और इंडिया की किस तरीके से रिलेशन जो है वो चल रहा था, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडिया भी जो है बहुत स्ट्रांगली लॉबी कर रहा है मेंबरशिप के लिए इस ओआईसी नेशंस में। तो ऑफ कोर्स नो डाउट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी जो है हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो पहली बार हमें इनविटेशन दिया गया था राबात मोरक्को 1969 में, जब पहला यहाँ पर यूरोप कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो वहां पर इंडिया को बुलाया जरूर था और वहां पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस जमाने के फखरुद्दीन अली अहमद साहब गए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरीके से चाल वहां पर चली हुई थी और पाकिस्तान के लॉबिंग पर हमें बहुत ही ह्यूमिलेट वहां पर किया गया था। और मोरक्को में जैसा ही हमारा इंडियन डेलीगेट पहुंचा हमें डिस इनवाइट किया गया, यानी कि पहले बुलाया, मोरक्को में जब फखरुद्दीन अली अहमद गए हुए थे हमारे इंडिया डेलीगेट को लेकर, पाकिस्तान ने बुरी तरीके से लॉबी करके हमें वहां से वापस भेज दिया हुआ था। एंड सिंस देन वी नेवर वेंट टू ओआईसी के हम बहुत ही करीब दूर ही रहे हुए हैं। तो 37 ईयर्स के बाद देखिए टाइम फ्रेम भी चेंज है। उस वक्त 1969 में इंडिया इतना मेजर पावर नहीं था, लेकिन यहाँ पर 37 ईयर्स के बाद 2006 में यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया तो एक ग्लोबल लीडर बना हुआ था। एज ऑफ नाउ इंडिया जो था वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ही बड़ी एक आवाज मानी जाती थी। इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हार्डली कोई एक कंट्री था, इवन चाइना और यूएसए जैसे कंट्रीज भी उस रेट को टच नहीं कर रहे थे। तो 2006 में अगेन सऊदी अरब ने इंडिया को इनवाइट किया हुआ था कि आप एज एन ऑब्जर्वर जो है वो आके ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन वहां पर इंडिया ने बहुत पोलाइटली उससे दूर रहा हुआ। कई इसके रीजन से ऐसा नहीं था कि हम सेक्युलर कंट्री इसीलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडिया ने बस ये कहा कि हम ऐसे ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसकी आइडेंटिटी ही रिलीजन के बेसिस पर हो। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आइडेंटिटी ही रिलीजन है कि वो इस्लाम के बेसिस पर है, तो इंडिया ने कहा कि ऐसे रिलीजियस आइडेंटिटी जहां कहीं पर भी है हम उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हमने इस माइंडसेट को चेंज किया हुआ था, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। गल्फ कंट्रीज से जो है वो बहुत ही ज्यादा हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स मीट होते हैं। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा वहां पर जाकर है, तो हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं। और लगभग 10% मुसलमान जो वर्ल्ड के हैं वो सभी इंडिया में ही रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। तो 47th जो सेशन चल रहा था फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट, जो कि मई 2018 में बांग्लादेश में था, तो बांग्लादेश वहां पर होस्ट था। बांग्लादेश ने हमारे लिए लॉबी किया हुआ था और बांग्लादेश ने सजेस्ट किया कि जो कि 10% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया को एटलीस्ट ऑब्जर्वर स्टेटस देना ही पड़ेगा। तो सिंस देन इंडिया ने बहुत ही अग्रेसिवली लॉबिंग करना शुरू किया हुआ था कि हमें भी फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर बनाया जाए। लेकिन जो कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान हमेशा इस प्रपोजल को टालता आया हुआ था, क्योंकि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 2 कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया।
सऊदी के साथ तो हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एनरिच्ड कंट्री है उस पूरे 57 कंट्रीज में से, तो पाकिस्तान का से बहुत ही यहाँ पर ज्यादा है, पाकिस्तान की बात बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चलती है, तो वो स्ट्रांगली अगेंस्ट रेकमेंड करते आया हुआ है इंडिया के। एंड अगेन 2019 में हमें पहली बार एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली हुई थी जब यूएई के शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान जी ने जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर्स के समिट जो है वो होस्ट कर रहा था। इट वाज एक्चुअली 46th सेशन ऑफ ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहा था, तो वहां पर इंडिया को पहली बार एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया था और वहां पर प्लीनरी सेशन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त की सुषमा स्वराज जी ने गया हुआ था और वहां पर वो अटेंड की हुई थी और वहां पर उन्होंने स्पीच भी दी हुई थी, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री माना जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन ओआईसी और इंडिया के बीच हमेशा से जो रहा है वो कश्मीर है, तो लगभग पाकिस्तान स्ट्रांगली लॉबी करता है। दरअसल एक और टेक्निकल रीजन भी है कि क्यों पाकिस्तान इंडिया को इसका हिस्सा बनने नहीं देना चाहता। देखिए, वैसे तो इंडिया का हक है क्योंकि 10% वर्ल्ड का मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इस 57 नेशंस के पास कई कंट्रीज को मिलाकर भी नहीं होगा। अगर इंडिया इस ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाएगा तो इंडिया बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, लॉबी करेगा कि कश्मीर का मुद्दा फिर से ओआईसी बिल्कुल भी ना हटाए, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, सभी 56 कंट्रीज के साथ, पैलेस्टीन हो, ईरान, इराक, सभी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, सभी हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो पाकिस्तान का मुद्दा जो कश्मीर का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान फिर से उठा नहीं सकेगा। तो ये भी एक रीजन है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया इसका हिस्सा बने, क्योंकि अब पाकिस्तान वहां पर एज अ बिग ब्रदर काम कर रहा है और अगर इंडिया आएगा तो उसका डोमिनेशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो सिंस देन वो मजबूर करता आया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कि वो अलेजेड इंडियन अट्रोसिटीज जो कश्मीर में किए जा रहे हैं उसके बारे में क्रिटिसाइज करें, और हर लगभग एवरी नाउ एंड देन जब कहीं पर भी जरूरत पड़े तो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पाकिस्तान हमेशा से ये कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल फ्रंट पर उठाने की कोशिश हमेशा करता आया है। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी जैसे कि मैंने कहा कि सिवाय पाकिस्तान के बाकी सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या जितने भी ओआईसी के मेंबर्स हैं उन सभी के साथ हमारे इंडिविजुअल डिप्लोमेटिक टाइप्स और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे हैं, तो हमने ज्यादातर कभी सीरियसली लिया नहीं। और रिसेंटली भी जो स्टेटमेंट्स पास किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत, इसीलिए इंडिया ने कहा कि अनवारंटेड थे, इसकी जरूरत ही बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसीलिए हम इतना ज्यादा सीरियसली से नहीं लेते, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे हैं। और जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के चंद प्रोस और कॉन्स होते हैं, तो एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का कह सकें तो ये होगा कि बहुत ब्रिटरली से क्रिटिसाइज किया गया कि रियल एंगेजमेंट यहां पर कुछ भी नहीं है। समिट्स आप लोग रख रहे हैं, बड़े बड़े डिक्लेरेशंस आप साइन कर रहे हैं, लेकिन रियल एंगेजमेंट और सोल्यूशन मुस्लिम क्राइसिस के लिए मुस्लिम कंट्रीज में वो बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता। ऑन रोड या फिर ऑन ग्राउंड जो चेंज आप लाने की बात कर रहे हैं वो बस आपके समिट्स तक ही रह रहा है, आप लोगों के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जितना भी काम किया हुआ है, आप कई यूनिवर्सिटीज को आप फंड कर रहे हैं, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम वगैरह, स्किल वगैरह से काम आप कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सभी सोशल और एकेडमिक टर्म्स पर ही है, पॉलिटिकल टर्म्स पर बिल्कुल भी नहीं है, जो 21वीं सदी में सबसे ज्यादा चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड को, कि वो आज के जमाने के जो मॉडर्न टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, डेमोक्रेसी वगैरह हम कहते हैं, आज भी कितने ऐसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, अभी भी मोनार्क्स और किंग्स वहां पर रूल करते हैं। तो पॉलिटिकली आप उन लोगों को पहले एनरिच कीजिएगा, उन्हें एक सोच, एक आइडिया देने की कोशिश कीजिएगा, 21st सेंचुरी में जो चीजें जरूरी है वो उन्हें पहले प्रोवाइड कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोऑपरेशन की बात करने की आप कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज व्हाट हैज बीन अ बिटर criticism against Organization of Islamic Cooperation. So these were the few things which you had to know about OIC. चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस देख लेने की कोशिश करते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। डैश इज आल्सो नोन एज कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन ऑफ उम्मा यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी, इंटरनेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1969, 72, 75 या 79, एंड द करेक्ट आंसर इज 1969। और हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहां पर है? मक्का, मदीना, जिद्दा या रियाद? एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज इन जिद्दा, सऊदी अरेबिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का चार्टर कब अडॉप्ट किया गया था पहली बार? 1969, 72, 75 या 79, एंड द करेक्ट आंसर इज 1972। करंट मेंबर्स कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के? 55, 56, 57, 58, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 57, जिसमें से 56 यूएन के मेंबर्स हैं, सिर्फ एक पैलेस्टीन जो है वो यूएन का मेंबर नहीं है।
Which of the following is not a member of OIC? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश एंड इंडिया। एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज इंडिया। बहुत ही स्ट्रांगली लॉबिंग कर रहा है, एटलीस्ट ऑब्जर्वर स्टेटस तो हमें मिल जाना चाहिए। फर्स्ट इस्लामिक समिट इन 1969 वाज हेल्ड एट जिद्दा, रबात, डाकर या फिर ढाका। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इट वाज इन मोरक्को, रबात, सितंबर 1969। फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जो कि बहुत ही पावरफुल बॉडी मानी जाती है, वो कब हुआ था? 1969, 70, 71 या 72। एंड द करेक्ट आंसर इज 1970। मूविंग अहेड, फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स कहां पर हुआ था? अभी तो हमने 1970 देखा, किस जगह पर? जिद्दा, राबात, डाकर या ढाका। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स जिद्दा, और वहीं पर इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाने की भी बात की गई थी और वहीं पर यह सेक्रेटेरिएट बनाया गया था। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कौन है? हुसैन ब्राहम ताहा, यूसुफ अहमद अल उतमाइन, टी अब्दुल रहमान या हसन अल तौहामी। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हुसैन ब्राहम ताहा जी, जो कि चैड के एक बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट है। So these were the few things which you had to know and MCQs which you had to learn. So वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक और बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड दीज आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 is the code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.